हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। तो सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के 3000 एमसीक्यूज की जो रिवीजन एक्सप्रेस चल रही थी, आज उसका ये 23वां एपिसोड है। और इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो रेलवे ने 2018 में आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के हर एक शिफ्ट में पूछा था। और ये आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो नीचे एक टेलीग्राम लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर के इसको ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये जितने भी आने वाले एग्जाम है आपके, चाहे वो एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, या एनटीपीसी या ग्रुप डी, या फिर आपका जेई का एग्जाम हो, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फिर मूव करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 745 क्वेश्चन कर लिए थे, 746वें क्वेश्चन से आगे बढ़ना था। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी, यानी इनमें से किस वस्तु में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी, इसको समझने के लिए जो टाइगर है ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। कि आपने सुना होगा कि जब टाइगर अपना पैर पीछे करता है या पीछे की ओर ले जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये डर गया, इसका मतलब ये होता है कि ये और भी दुगने तेजी से सामने वाले पर अटैक करने वाला होता है। तो जब ये अपना पैर पीछे लेकर के जाता है, एक या दो कदम पीछे की ओर करता है, तो ये एक एनर्जी स्टोर कर रहा होता है, जिसको आप नाम दे दो पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा होता है अपने लिए, ताकि वो सामने वाले पर उतने ही ऊर्जा को लगा सके अटैक करने के लिए। तो जब ये सामने वाले पर अटैक करता है, पीछे जाने के बाद जब अटैक करता है आगे आकर, तो ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो अब ऐसे जितने भी एग्जांपल्स हैं आप उनको समझ सकते हो। जैसे ये आपका तीर धनुष है, यहाँ पर जब कमान को खींचा जा रहा है, ठीक है, इसमें तीर लगा करके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो रही है। और जब इसको मैक्सिमम ये खींच लिया, तब इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे ही ये तीर को छोड़ता है, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर पहले से ही अगर दे दिया कि जो तीर है वो अब इस धनुष से निकल चुकी है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। या फिर अगर बहती हवा है, ठीक है, हवा चल रही है, तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। या फिर रोलिंग स्टोन है, यानी पत्थर लुढ़क रहा है, ठीक है, ऑलरेडी, तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। और मूविंग बुलेट, यानी कि जो बुलेट है, जो गोली है, वो चल चुकी है, गतिमान है, तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जो उठा हुआ हथौड़ा है, यानी राइज्ड हैमर है, ये एक एनर्जी स्टोर करके है कि कब मैं नीचे गिरूं और किसी चीज को चोट करूं। तो जो एनर्जी इसने स्टोर करी है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो यही एकमात्र ऑप्शन था जिसमें पोटेंशियल एनर्जी है, बाकी सब में काइनेटिक एनर्जी था। तो हमसे तो पूछा था किसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही बांध में जो पानी होता है, वो भी चाहते हैं कि हम कब गिरें, लेकिन मजबूरी है, बांध की वजह से पानी गिर नहीं पाता है, तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो हवा में लटकी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, वो चाहती हैं कि मैं जमीन पर गिरूं, नहीं गिर पाती हैं, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किए रहती हैं, राइट। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इनवर्सली। तो रेजिस्टेंस जो आपका होता है वो होता है रो एल बाई ए। तो हमसे तो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इनवर्सली। इनवर्सली कौन करता है, तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर भी दिया गया है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन ये शुरुआत में इंक्रीज होता है, फिर धीरे धीरे ये घटने भी लगता है, ठीक है, हिंड्रेंस की वजह से। तो फिलहाल में लेकिन आप इतना जानो कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि आप एरिया को बढ़ा दो वायर के, तो जो रेजिस्टेंस है, अगर इसको बढ़ाते हो तो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। आगे है, द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वोकल कॉर्ड बाई, यानी हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक वोकल कॉर्ड होता है और इससे साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन वो भी पूछ रहा है कि ये कैसे कैसे ये प्रोड्यूस होता है इस वोकल कॉर्ड से। तो बाई शिवरिंग, या फिर कह लो बाई वाइब्रेशन, ठीक है, बाई वाइब्रेशन या कंपन के द्वारा। तो ये जो वोकल कॉर्ड है कहाँ प्रेजेंट होता है ये, तो जो हमारा विंड पाइप होता है, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, उसके ठीक ऊपर यहाँ पर, इसी को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये लैरिंग्स वाला पार्ट है आपके ट्रैकिया का। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका वोकल कॉर्ड्स, जिसमें कंपन जब होता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द। तो काफी आसान सवाल है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, इनके सेंटर से बीच का डिस्टेंस r है और इनका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है वो क्या हो जाता है,
G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है और इनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन ध्यान देना कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो आप लिख रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये दोनों अलग अलग चीज है, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। जब भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम आता है तो आप समझा करो कि ये एक ऑब्जेक्ट और एक अर्थ के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जबकि दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। फिर आप एक सवाल उठाओगे कि अगर मैं इस अर्थ को ऑब्जेक्ट मान लूँ, कोई एक ऑब्जेक्ट मान लूँ, तो ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, और अभी आपने बताया कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स होता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, तो क्यों ना यहाँ पर जो अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स लग रहा है उसको भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहें। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहे कोई कि ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं क्या इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं, तो ये नहीं कह सकते, ठीक है, उल्टा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये केवल दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स है जब इनका जो मास है या फिर इनका जो शेप है, साइज है, वो बहुत ज्यादा अंतर ना हो इसमें, ठीक है, क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ा हो गया किसी एक ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में, ये तो नेग्लिजिबल हो गया। और वैसे भी अर्थ आपको पता है कि चीजों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो इसके द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है अर्थ के द्वारा, इसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये आप ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग चीज है। आगे है पीवीसी स्टैंड्स फॉर, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक सिंथेटिक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सिंथेटिक और स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक पॉलीमर है, राइट। तो ये आपका एक पॉलीमर है जो कि आपके घरों में जितने भी प्लम्बिंग के काम होते हैं ना, जिसमें पाइप वगैरह लगते हैं, वो आप देखोगे तो पीवीसी के होते हैं। साथ ही साथ इनकी खासियत ये है कि जब आप इनको गर्म करते हो तो ये मुलायम हो जाते हैं और ठंडा करने पर फिर उसी शेप के, उसी साइज के हो जाते हैं। तो ये आपका होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। आगे है चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट वेस्कुलर सिस्टम, यानी उस विकल्प का चयन करना है जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। जो ब्लड होता है, ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर इन आर्टरीज, तो जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियां होती हैं, जिसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है, प्योर ब्लड, है ना, जबकि जो वेन्स होती हैं उसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है ना। इम्प्योर ब्लड की बात करें तो ये आपका वेन्स, जो नसें होती हैं जो दिख रही होती हैं आपके शरीर पर, तो इनमें कह रहा है जो ब्लड का प्रेशर होता है वो हाई होता है, तो ये बिल्कुल थोड़ा हाई प्रेशर से ये फ्लो कर रही होती हैं आर्टरीज में। बाकी ह्यूमन हार्ट इज द साइज ऑफ एन ओपन हैंड, ये आपका गलत है, ओपन हैंड नहीं बल्कि फिस्ट, यानी एक बंद मुट्ठी के जैसा होता है। जो हार्ट होता है ना आपका, जो हार्ट होता है आपके शरीर में, ये एक बंद मुट्ठी की तरह होता है। अगर हम बात करें अडल्ट के केस में तो आप दो मुट्ठियों को बंद करके आपस में मिला दीजिए तो वो आपका होगा ह्यूमन का हार्ट। और बच्चों में अगर बात करें तो एक मुट्ठी को आप सिंपली बंद कर लो अपने, ठीक है, तो उसी के जैसा ह्यूमन का हार्ट होता है। तो ये गलत है, ओपन हैंड नहीं बल्कि बंद मुट्ठी की तरह, फिस्ट की तरह होता है। आगे है द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, तो सही बात है। और ब्लड फॉर्म्स अबाउट 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट, जो आपका बॉडी वेट होता है, अगर आप 60 किलो के हो तो इसका 7 से 8% क्या होता है, आपका ब्लड होता है, राइट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है स्क्लेरेनकाइमा इज कंपोज्ड ऑफ, स्क्लेरेनकाइमा किससे बना होता है, ये डेड सेल से बना होता है, ठीक है, डेड सेल यानी नॉन लिविंग सेल, निर्जीव कोशिकाओं से। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो बिना आप कुछ सोचे समझे ऐसे टिक कर देना। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ा करो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही क्वेश्चन को आप पढ़ा करो तो एक बार जरूर ऑप्शन को पहले देखा करो, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। इसका रूल ही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि एक एक सेकेंड का बहुत ही ज्यादा, एक एक सेकेंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपने आंसर देखा तो वहीं पर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते हो। जैसे इसमें आपका पूछा था काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा ज्ञात करना था, और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, ऐसा यूनिट, और एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें जूल है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऊपर ऑप्शन में क्या दिया है कोई मतलब नहीं है ना। बाकी आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, लेकिन इसको ईगो पर नहीं लेना है कि नहीं हम तो पढ़ के आए, हमारा पढ़ाई व्यर्थ ना जाए, और आप सॉल्व करके एक बार रीचेक भी करते हो तो आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। जब आपको 2 से 3 मिनट बचते हैं ना एग्जाम में, तो आपके सामने अगर 10 भी क्वेश्चन होगा, 5 भी क्वेश्चन होगा इवन ना, तो आप इनको नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से आप टाइम को बचाओ। यहाँ पर हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना था 1/2 mv स्क्वायर, है ना।
तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2। मास हमको गिवन है केजी में और केजी में रहता भी है, और वेलोसिटी हमको गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये कट जाएगा और ये 900 जूल आ जाएगा। आगे है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, तो जो मोमेंटम होता है बॉडी का P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, जहाँ m क्या है मास है उस बॉडी का, और v क्या है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और ये केजी में होता है, ध्यान देना। तो मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है, सो मास एंड वेलोसिटी, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अप सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुगेदर विद द ब्रेन, यानी इनमें से कौन मस्तिष्क के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तो ब्रेन के साथ जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये मिलकर के बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो स्पाइनल कॉर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरुरज्जु। आगे है कि द डैश ऑफ प्लांट टिश्यू डज नॉट होल्ड लिविंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। तो अभी जो हम लोग पढ़ के आ रहे थे जो स्क्लेरेनकाइमा था, जो स्क्लेरेनकाइमा भी हमने देखा था ना, स्क्लेरेनकाइमा, इनमें क्या था, डेड सेल था, यानी ये लिविंग प्रोटोप्लाज्म को होल्ड नहीं करता है, बल्कि ये जैसे जैसे मैच्योर होता है, चलिए शुरुआत में तो लिविंग प्रोटोप्लाज्म होंगे, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होता है ये मर जाते हैं, ठीक है, यानी डेड सेल हो जाते हैं, डेड सेल, जिसकी वजह से ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ना, इसी की वजह से पौधे कठोर होते हैं, यानी हार्ड होते हैं। पौधे को स्टिफनेस या हार्डनेस कौन प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो कठोर ऊतक, हार्ड टिश्यू, या फिर हो सकता है यहाँ पर आपको स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू दे सकता था, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो लिविंग प्रोटोप्लाज्म होल्ड नहीं करता है जब ये मैच्योर हो जाता है। लाइकेन पादप डैश भाग के अंतर्गत आता है, यानी लाइकेन जो प्लांट्स होते हैं ये बिलोंग करते हैं किससे, तो ये जो लाइकेन प्लांट्स हैं ये बेसिकली किस में आते हैं, ये एक रिलेशन बनाते हैं, कौन सा, जिसको हम कह सकते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन रिलेशन, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये किसका एसोसिएशन है, जो फंगस है, यानी फंजाई आप कह लो, ठीक है, और साथ ही साथ जो एल्गी हैं इनका, तो ये किस में आते हैं, ये एल्गी अभी आपने देखा था ना, एल्गी किस में आता है, कि हमने बोला था ना कि जब थैला, ठीक है, जो थैला है, ये जो थैला है आप ऐसे लिख लो, थैला जब फट जाता है, थैला जब फट जाता है, आप हिंदी में ही लिख लो चाहे जैसे भी, तो इसमें रखा सारा चीज क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है, अलग अलग। तो इससे आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हो, यानी ट्रिक बना करके याद कर सकते हो कि ये जो अलग अलग, यानी कि जो एल्गी होते हैं, जो एल्गी होते हैं वो किस में आते हैं, थैलोफाइटा में। तो हम कह सकते हैं इन ऑप्शंस के हिसाब से कि ये आपका थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, जो लाइकेन प्लांट है ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगी और एल्गी का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है हार्ट मसल्स आर डैश, यानी हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं, तो एक तो ये सिलेंड्रिकल होती हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल, साथ ही साथ ब्रांच्ड होती हैं, यानी कई सारी शाखाएं होती हैं इनमें, राइट, और सिंगल न्यूक्लियाई होता है, यानी एकल केंद्रक होता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो हार्ट मसल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और सिंगल न्यूक्लियाई होते हैं, यानी एकल केंद्रक होते हैं। आगे है विच टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड हिचिंग एनिमल्स, इनमें से कह रहा है किस प्रकार के जीवों को अंडज जीव कहा जाता है। अंडज जीव या हिचिंग एनिमल्स बोलने का मतलब जो अंडे देते हैं, सीधी सी बात है, अंडे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ओविपोरस है, जो अंड प्रजक है, ये ऐसे जानवर होते हैं जो अंडे देते हैं, और वहीं पर ठीक उल्टा जो विविपोरस हैं, ठीक है, जो विविपोरस हैं, ये ऐसे जानवर होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें हम लोग विविपोरस एनिमल कहते हैं, और जो अंडे देते हैं उन्हें ओविपोरस एनिमल कहते हैं या अंड प्रजक कहते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट ए और बी दिया गया है और आपको बताना है कौन इनमें से सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला हार्डनेस के बारे में बताया, दूसरा फ्लूइडिटी यानी तरलता और कठोरता के बारे में। तो कह रहा है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अलाउ वॉल्यूम रिडक्शन अंडर हाई प्रेशर एंड दिस प्रॉपर्टी इज शोन बाई गैसेस। इतना वाहियात सा ये स्टेटमेंट लिखा है कि ये गैसेस के द्वारा शो होता है और इसको कह रहा है हार्डनेस। तो क्या गैस हार्ड होती है? क्या आप ठोस को, जो हार्डनेस की प्रॉपर्टी बता रहा है ना कठोरता के, क्या आप ठोस को हाई प्रेशर दे करके इसके वॉल्यूम को कम कर सकते हो?
तो नहीं कर पाओगे, जो गैस होगा उसको ना आप कर पाओगे, तो ऐसे ही आपका गलत हो गया। आगे है फ्लूइडिटी यानी तरलता। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट फ्लोज इजिली, बिल्कुल सही बात है, एंड अलाउज इट टू चेंज इट्स शेप अंडर एक्सटर्नल फोर्स, एंड दिस प्रॉपर्टी इज एग्जिबिटेड बाई बोथ लिक्विड एंड गैस। तो ये जो प्रॉपर्टी है इजिली फ्लो होने की, साथ ही साथ इनके शेप को चेंज करने की बाई गिविंग एन एक्सटर्नल फोर्स, ये लिक्विड भी शो करता है और गैस भी शो करता है, तो इसको हम लोग फ्लूइडिटी यानी तरलता कह सकते हैं। तो ये जो बी ऑप्शन है यानी सॉरी जो बी स्टेटमेंट है ये हमारा सही है, लेकिन ए गलत था, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ओनली बी इज ट्रू। आगे है द इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन ऑफ अ सबस्ट्रेट इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। तो नाम से ही पता चल रहा है ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तो ऐसे में इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनॉक्सी रेस्पिरेशन या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप जानते हो कि जो भी कुछ हम खाते पीते हैं जो मेनली कार्बोहाइड्रेट है, जब वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म C6H12O6 में टूट जाता है यानी ग्लूकोज में और टिश्यूज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो जब इसका विघटन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो, ठीक है, ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो, तो ये पायरुविक एसिड में टूट जाता है और इससे हम लोग कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हम अपनी बॉडी में यानी हमारे शरीर में दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक और एरोबिक दोनों होता है। फिर ये जो पायरुविक एसिड है ये आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसको हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये आपका एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है और कार्बन डाइऑक्साइड साथ साथ वाटर का भी निर्माण करता है। अब ये जो प्रोसेस हुआ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ये पूछता है एग्जाम में कि ये कहाँ पर होता है, तो ये हमारे शरीर में साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म। और ये जो आपका पायरुविक एसिड का टूटना हुआ जिसमें ये एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ये कहाँ पर होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ये भी पूछता है। ठीक है, और आपने सुना भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पर एनॉक्सी यानी अनाक्सी श्वसन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है डैश रिएक्ट्स विगोरियसली विथ वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम, यानी इनमें से कौन स्लैग लाइम बनाने के लिए जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ये हम लोग कई बार देख चुके हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये अनबुझा चूना होता है, जब इसमें पानी डालते हैं तो इसकी सारी गर्मी हीट के फॉर्म में निकल जाती है और ये बुझा चूना हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम लोग अपने घर के दीवारों पर लगाते हैं चूने के रूप में। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड ऐसा है जो स्लैग लाइम के साथ बहुत ही विगोरियसली रिएक्ट करता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 285, देन फाइंड इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखिए कोई भी आपका एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और यही जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है मिलकर के क्या बनाते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास। और ये जो प्रोटॉन है इसी को हम कहते हैं पी जो है हमारा, इसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है 285, तो ये यही आपका 2, 8, 10, 5, 15 एटॉमिक नंबर हो गया। तो 15 अगर एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 15 ही होंगे। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिलिकॉन, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, इज प्लेस्ड बिटवीन डैश एंड डैश। तो काफी आसान सा सवाल है, हमको पता है सिलिकॉन का अगर दे ही दिया है 14, तो एल्यूमिनियम का 13 होता है और उसके बाद 15 होता है फास्फोरस का, तो एल्यूमिनियम और फास्फोरस के बीच है। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपका वो याद होगा LCPS कलर, LCPS कलर है ना, यानी एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये थर्ड पीरियड के हैं एलिमेंट्स एक साइड से। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ कार्बन हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ लिक्विफिकेशन एंड बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पर द्रवीकरण की बात हो रही है कि किसका यहाँ पर ज्यादा है। तो अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप ऐसे ध्यान में नहीं रख पाओगे, क्योंकि ये तो सिंपली याद करने वाला हो गया, या फिर आप इनके मॉलिक्यूल्स को देखो, इनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स कितने अमाउंट में हैं और किसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, किसकी वजह से घट रहा है। फिलहाल में ये जो आपका एसिटिक एसिड है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों क्या है, अधिक है। ठीक है, इन सबसे। और ये आपका एनसीईआरटी का टोटल डाटा है, ये जो आपका दिख रहा है ना चारों, ये एनसीईआरटी में हुबहू दिया था और यहीं से एग्जाम वालों ने इसको उठा लिया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है इसका ज्यादा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। मुझे नहीं लगता कि इसमें लोग इसको इतने डीप में पढ़ के जाएंगे कि इसका आंसर आसानी से बता सके। स्पेशली बात हो रही है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के
स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं। आगे है डैश इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, यानी इनमें सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो ये आपका है सोना, AU, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डक्टाइल बोले तो जिसको आप खींच करके, तान करके, चाहे जैसे भी वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सको और ये टूटे भी ना, है ना, मतलब ये फ्लेक्सिबल रहे। तो ये आपका गोल्ड होता है। इनमें से, इन ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा पूछा था तो वो गोल्ड हो गया, और वैसे भी सबसे ज्यादा गोल्ड का होता है, और कॉपर का भी होता है अच्छा खासा, एल्युमिनियम का भी होता है, क्योंकि इनके भी तो हम वायर बना सकते हैं। ये भी तो मतलब जो एल्युमिनियम का वायर आप देखते हो ज्यादातर यूज करते हैं लोग, और कॉपर का, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी के लिए कॉपर का करते हैं और थोड़ा लो क्वालिटी के लिए एल्युमिनियम का करते हैं। और भी आप बेस्ट चाहते हो तो आप सिल्वर का कर सकते हो, है ना, बट ये महंगा पड़ेगा। तो ये सारे के सारे ऐसे हैं जो डक्टाइल हैं, बट इनमें से सबसे अधिक जो था वो आपका गोल्ड था, जिसको आप कोई भी डिजाइन वगैरह भी दे सकते हो, है ना। तो ये आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज। तो ये तो क्वेश्चन बार बार आ रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका क्विकलाइम यानी अनबुझा चूना। आगे है अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 5 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये तो काफी आसान सवाल है। Q इक्वल्स टू I इंटू टी। चार्ज हमको दिया है कितना फ्लो होगा, और ये 5 मिनट तक कह रहा है ये करंट ड्रा हुआ है। तो टाइम दे दिया 5 मिनट का, मतलब सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो ये आपका टाइम हो गया इतना सेकंड, और करंट आपको एम्पियर में गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। 60 इंटू 5, ये आपका हो गया 5 वाटे 40, 40 छका 240। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है द फोर्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ D इफ द फैक्टर ऑफ 4 इन D इज इंक्रीज्ड। यानी जो D है इसमें 4 के फैक्टर में ये इंक्रीज हो जाता है, तो बताना है फोर्स क्या होगा। फोर्स बिकम्स, तो अगर ये फोर्स कह रहा है कुछ इस तरीके से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस डिस्टेंस के, वो भी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इसको आप 4 टाइम्स बढ़ाते हो तो जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा? तो फोर्स ऑब्वियसली 1/16 हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतने टाइम्स हो जाएगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 60 न्यूटन, व्हाट वुड बी इट्स वेट ऑन द मून। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग काफी बार कर चुके हैं कि मून पर जो ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, वो होता है 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। इस वजह से जो वेट होगा चंद्रमा पर वो भी 1/6 टाइम्स हो जाएगा जो पृथ्वी पर रहेगा उसके। तो 60 का अगर आप 1/6 कर देते हो तो 10, ये क्या पूछा हमसे? वेट पूछा है ना, तो न्यूटन। हाँ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतना न्यूटन हो जाएगा। आगे है व्हेन द बैरोमेट्रिक रीडिंग सडनली डिक्रीजेस इट इंडिकेट्स दैट द वेदर। यानी जब बैरोमीटर का रीडिंग अचानक से इसमें गिरावट आ जाती है तो यह किसको इंडिकेट करता है कि मौसम कैसा होने वाला है? तो पहली बात तो जो बैरोमीटर है ये क्या रीडिंग करता है, ये क्या चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और साथ ही साथ अगर इसकी रीडिंग अचानक से गिरती है, अचानक से डाउन हो जाती है, तो इसका मतलब है कि मौसम तूफानी होने वाला है, आंधी तूफान वाला होने वाला है। सो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, विल बी वेरी स्टॉर्मी। और अगर ये जो रीडिंग है वो धीरे धीरे नीचे गिरे, यानी स्लोली स्लोली, तो ये इंडिकेट करता है कि मौसम जो है वो बरसात का होने वाला है, यानी रेनी होने वाला है। और वहीं पर अगर ये जो रीडिंग है वो ऊपर की तरफ उठे, ठीक है, यानी बढ़े, तो ये इंडिकेट करता है कि मौसम साफ रहने वाला है। आगे है ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ। ओम मीटर किसका यूनिट है? तो आप रेजिस्टेंस को लिख लो, क्योंकि ओम आया हुआ है तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L/A। हमको तो ओम मीटर चाहिए। अब देखिए अगर हम रो को लिखें तो रो हमारा क्या हो जाता है? R इंटू A/L। यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम है, और यहाँ पर जो एरिया है ये मीटर स्क्वायर है, और जो लेंथ है वो मीटर है। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो आपका बचा ओम मीटर। तो ये जो रेजिस्टिविटी है यही आपका इसकी यूनिट ओम मीटर होता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं हिंदी में। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट हैव द सेम यूनिट। स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकेंड, बट दिक्कत यह है कि आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क और एनर्जी दोनों की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। और डिस्टेंस ये भी आपका, इसका यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर। ये आपका स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, जबकि प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया।
तो ये इनका जो यूनिट है वो अलग अलग है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक समान नहीं है। आगे है अ वेव ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड हैज अ वेवलेंथ ऑफ 20 मीटर, द टाइम इंटरवल विल बी। ये तो अगेन आपका ये मैथ का क्वेश्चन हो गया कि टाइम कितना लगा। अगर कोई एक वेव है जिसका वेवलेंथ हमको गिवन है, वेवलेंथ बोले तो जो ये दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमको 20 मीटर गिवन है और स्पीड गिवन है इस वेव का 500 मीटर पर सेकेंड। टाइम निकालना है हमको, तो ये कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस ऊपर हो जाएगा और टाइम नीचे हो जाएगा, सॉरी स्पीड नीचे हो जाएगा। तो ये 500 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये भी मीटर है, ये भी मीटर, मीटर से मीटर कटा, ऊपर ये चला जाएगा सेकेंड, और ये आपका हो गया 1/25, 1/25 यानी 0.04 सेकेंड। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसे सिंपल मैथ का क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। आगे है अ वर्कर टेक्स अ 15 kg पीस फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द गुड्स। तो ये काफी आसान सा सवाल आपका, अगेन वही पोटेंशियल एनर्जी वाला, कि कोई एक वर्कर है, ये नीचे से सामान को उठाकर अपने सर पर रख रहा है, कितने हाइट पर, 1 मीटर। अब ये 1 ही मीटर का है, ये तो मतलब कुछ ऐसा मतलब क्वेश्चन दे दिया है, बट जो भी है हाइट आपको पता है 1 मीटर और जी आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इवन ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको ये उठा करके अपने सर पर रख रहा है उसका मास है 15 kg, है ना मास। आपको पता करना है कि कितना ये कार्य किया इसको यहाँ से ऊपर उठा करके रखने में। तो जब भी कोई चीज मैंने अभी बताया था कि हवा में लटक रही हो या फिर नीचे से ऊपर लेकर के जाई गई हो, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, और ये एनर्जी और कुछ नहीं बल्कि वर्क ही होता है। वर्क को ही हम एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल दो mgh यहाँ पर, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो m 15 kg और ये g 10 और ये 1 मीटर, सब कुछ सही है, तो आपका 150 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 4 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देन द वर्क डन इज। तो अब तो इन क्वेश्चंस में आप माहिर हो गए होंगे। ये आपका सिंपली वर्क निकालना है ना, वर्क डन। तो डायरेक्ट आप इसको टिक कर दो, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस एक ही है, केवल यूनिट देखना था, वर्क डन का यूनिट जूल हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको निकाल लो F × S × cos थीटा से, ये आपका हो गया वर्क, है ना। काफी आसान सा सवाल है ये। आगे है व्हाट वुड यू कॉल द एयर प्रेशर, वायु दाब को क्या कहा जाता है। तो इतने अगर आसान सवाल आ गए तब तो आपके मजे ही मजे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं वायु दाब को, हिंदी में तो डायरेक्ट दिख भी रहा है कि वायुमंडलीय दाब कहते हैं। मृदा जल तनाव यानी सॉइल वाटर टेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर सॉइल वाटर टेंशन, यानी जो मृदा जल तनाव है इसको मापने के लिए इनमें से किस उपकरण का यूज किया जाता है। तो ये होता है आपका टेंसियोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना, ये थोड़ा नया क्वेश्चन। टेंसियोमीटर कहते हैं मृदा जल तनाव को मापने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है उसको टेंसियोमीटर कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस इज आल्सो नोन एज, देखिए यहाँ पर लेंस पूछा है, ध्यान देना, मिरर और लेंस ठीक अपोजिट काम करते हैं। आप कोई एक याद रख लो तो आपको सब याद हो जाएगा। जैसे मैं आपको बस मिरर का बता रहा हूँ, जैसे मैं कॉन्केव अगर मिरर लेता हूँ और इस मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर पेंट हमने कर दिया तो ये कॉन्केव मिरर कहलाता है ना। अब आप ध्यान दो कि अगर आप इस पर लाइट की जगह पे पानी छिड़को, ऐसे पानी, तो इसका शेप कुछ ऐसे कर्व में है कि जो पानी आप छिड़कोगे तो बाहर नहीं जाएगा बल्कि अंदर ही रह जाएगा, ऐसे कुछ कलेक्ट होगा। तो ये आपको कुछ डाइवर्जिंग टाइप का दिख रहा है कि ये पानी को कन्वर्जिंग टाइप का दिख रहा है कि ये पानी को कन्वर्ज कर रहा है। तो जो कॉन्केव मिरर होता है, स्पेशली मैं मिरर की बात कर रहा हूँ, ये आपका कन्वर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है, कन्वर्जिंग नेचर का। बाकी जो आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, ये है कि नहीं। कॉन्वेक्स जो मिरर है यानी उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ हो जाएगा, ये पेंट हो गया, तो ये पानी का छींटा मारोगे तो ये बाहर की तरफ जाएगा, है ना। तो एक अगर आपको पता है तो दूसरा ठीक उल्टा हो जाएगा उसका, तो ये डाइवर्जिंग नेचर का हो जाएगा, ठीक है, डाइवर्जिंग। अब लेंस ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा कि जो कॉन्केव मिरर है वो कन्वर्जिंग है, तो जो कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस, यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डाइवर्जिंग हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा भी है डाइवर्जिंग लेंस, तो ये आपका कॉन्केव लेंस हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग हो जाएगा। तो अगर आपको भूल गया तब का केस है कि आप ऐसे पानी छिड़क करके वाला जो मैं बता रहा हूँ आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो।
आगे है एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग इन अ टैंक फिल्ड विथ वाटर, इफ द आइस मेल्ट्स कंप्लीटली देन द वाटर लेवल इन द टैंक विल बी। यानी एक टैंक है, उसमें पानी भरा हुआ है, अब इसके सतह पर एक बर्फ का टुकड़ा है, वो ऐसे तैर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है जब बर्फ पूरी तरीके से पिघल जाएगा तो ये जो पानी का स्तर है ऊपर वो उतना ही रहेगा, या मतलब ऑप्शंस आप इसको करके बताना, ठीक है, इसको आप करके बताना। एक्चुअली मैं ऑप्शन लिखना ही भूल गया हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा ऑप्शन दिया होगा कि ये जो स्तर है इसका जल का वो घटेगा कि बढ़ेगा या उतना ही रहेगा। तो ये आप बताना कमेंट करके कि कितना रहेगा, राइट। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और आपको क्लियर हुआ होगा। और नीचे आपको एक अंगूठे का बटन दिख रहा होगा, उसको आप जरूर दबा दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे, है ना। तो बस इतना ही आपको करना है कि लाइक कर देना है, हो सके तो शेयर करिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है, बाकी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।